नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारादत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। दोस्तों, क्या आपको श्वास को लेने में तकलीफ होती है? कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप श्वास ठीक से ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। आपको सीढ़ी चढ़ने में, दौड़ने में तकलीफ होती है, श्वास फूलने लगती है, आपकी हृदय गति एकदम से बढ़ जाती है या एकदम से घट जाती है, हाथ पांव फूलने लगते हैं। तो यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आपके फेफड़े कमजोर हैं। आपकी श्वास और प्रश्वास की जो प्रक्रिया है या तो वो सही नहीं है या फिर वो कमजोर है। तो आपको फेफड़ों पे अपना ध्यान देना चाहिए, फेफड़ों को स्वस्थ रखना चाहिए और मजबूत रखना चाहिए। तभी आपका शरीर भी स्वस्थ और मजबूत रहेगा। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक विशेष श्रृंखला का निर्माण किया है जो आपकी श्वसन प्रक्रिया को बेहतर बनाएगी। जो भी आपकी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनसे ये आपको दूर करेगी और आपके फेफड़ों में स्वस्थता और मजबूती लेके आएगी। तो चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। फेफड़ों को मजबूत बनाने और श्वसन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो कारगर होता है वो है प्राणायाम। आपको प्राणायाम प्रतिदिन करना चाहिए। मैं आपको विशेष कुछ प्राणायाम यहाँ पे बतला देता हूँ जिनका आप प्रतिदिन अभ्यास करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला जो प्राणायाम है बहुत ही सरल इसकी विधि है। इसमें आपको हथेली को इस तरह से घुटने के ऊपर रखना है और आपकी जो बैठने की स्थिति है सुखात्मक है। हथेली जो है आपकी ऊपर की तरफ रहेगी, मेरुदंड एकदम से सीधा रहेगा। फिर यहाँ से आंखों को धीरे से बंद करके लंबा धीमा गहरा श्वास लेते हुए हथेलियों को ऊपर की तरफ आपने लेके जाना है और फिर यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हथेलियों को नीचे वापस घुटनों की तरफ लेके आना है। दोस्तों, यहाँ पर आपके श्वास और प्रश्वास की जो प्रक्रिया है वो लंबी, धीमी, गहरी होगी। किसी भी तरह का उतावलापन आपने श्वास को लेने और ना ही छोड़ने पे दिखाना है। बहुत ही प्रेम से श्वास लेना है और लंबा, धीमा, गहरा लेना है। श्वास को लेते वक्त आपका ध्यान शुरुआत में नाक के अग्रिम भाग यानी कि आगे वाले हिस्से पर रहेगा कि किस तरह से श्वास आपके नाक में ऐसी पतली होकर के नाक के अंदर से शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और ठंडी हवा आ रही है। इस तरह से महसूस करना है। और जब वो बाहर जा रही है तो इस तरह से बाहर की तरफ फैलती हुई वो जाती है और गर्म हवा वो बाहर को निकालती है। तो इस तरह का सेंसेशन आपको अपने नाक के अंदर महसूस करना है और इस अभ्यास को आपने कम से कम 10 से 15 बार दोहराना है कि आपने लंबी गहरी श्वास ली और फिर लंबी गहरी श्वास छोड़ी। आपको श्वास को लेने और छोड़ने के लिए पूरा का पूरा समय लेना, जितना आप समय ले सकते हैं। जल्दीबाजी में लेना नहीं है कि इस तरह से आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। देखिए, आपका जो सिर है वो एकदम से स्थायी रहेगा और आंख को बंद करने के बाद आपके चेहरे की मांसपेशियां एकदम से ढीली रहेंगी, रिलैक्स अवस्था में बनी रहेंगी। इसे बिल्कुल रिलैक्स रखना है और श्वास को इस तरह से आपने धीरे से लंबा धीमा गहरा लेना है और लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। तो इस तरह से आपका अभ्यास होगा। मात्रा मैंने आपको बतला दी, कम से कम 10 से 15 बार आपको लेना है। यह है इस अभ्यास का पहला स्टेप। हम लोग इस अभ्यास को 2 स्टेप में जान रहे हैं। तो ये पहला स्टेप है, पहला चरण है कि आपने सिर्फ लंबी गहरी श्वास लेनी है और छोड़नी है। अब दूसरे चरण में, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, श्वास को लेने और छोड़ने की जो मात्रा है उसे इक्वल करना है, बराबर बनाना है। यदि श्वास को लेते वक्त आपका हाथ यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो छोड़ते वक्त भी इतने से इतने तक आएगा। तो उस मात्रा को बराबर बनाने के लिए आपको श्वास में गिनती को लेके आना है। आपको 5 तक गिनती बोलनी है मन ही मन और श्वास को अंदर लेना है और हाथ को ऊपर लाना है। और फिर जब श्वास को छोड़ रहे हैं तब 5 गिनती बोलेंगे मन ही मन और श्वास को छोड़ते जाना है और हाथ को नीचे लेके आना है। तो इस तरह से आप अभ्यास के अगले चरण को करेंगे और उस चरण को भी आपने प्रतिदिन करना है और लगभग 10 से 15 बार आपने करना है।
जब आप देखेंगे कुछ दिनों बाद काफी परिवर्तन आपके श्वास और प्रश्वास की जो लेने की जो प्रक्रिया है उसमें आने लगेगा, और जो आपको सामान्य घबराहट होती थी, श्वास फूलना था, वो थोड़ा कम हो जाएगा। यदि ये अभ्यास आपके लिए आसान हो जाए या फिर आपको आसान लगने लगे तो आप यहाँ से अगले अभ्यास की ओर बढ़ सकते हैं। और हमारा अगला अभ्यास है यहाँ पे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बहुत सारे प्रकार होते हैं और ये श्वास को बेहतर बनाने के लिए, फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। तो जानते हैं इसकी जो विधि है वो किस तरह से करनी है। देखिए, विधि जो है आपने जो पहले अभ्यास का दूसरा चरण किया था उसके पास की है। तो पहले इसकी जो मुख्य विधि उसको जान लेते हैं और फिर जानेंगे कि कहाँ से वो उसके आसपास ये जुड़ा हुआ है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम को आपको इस तरह से करना है कि आपने अपनी दाईं नाक को अंगूठे से बंद करना है। बीच वाली उंगली दोनों भौं के मध्य पे आके रुकेगी, पहली उंगली आपके सिर से दूर रहेगी, और अंगूठे से नाक बंद करके आपने बाईं नाक से लंबा गहरा श्वास लेना है, और फिर अपनी आखिरी की 2 उंगली से बाईं नाक को बंद करना है। लंबा धीमा गहरा श्वास आपने दाहिनी नाक से बाहर निकालना है। फिर दाहिनी नाक से श्वास लेंगे लंबा धीमा गहरा, और बाईं नाक से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये प्रक्रिया होती है। ध्यान देंगे, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, यानी कि बाईं नाक लेफ्ट नोज से आपने श्वास को लेना है और दाहिनी नाक यानी कि राइट नोस्ट्रल से आपने श्वास को बाहर छोड़ देना है। फिर दाईं नाक से श्वास को लेना है राइट नोस्ट्रल से, और बाईं नाक यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल से आपने श्वास को बाहर छोड़ देना है। तो इस तरह से जो ये चक्र चलेगा इसे हम एक चक्र कहते हैं। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, एक चक्र। ऐसे ही आपको कम से कम 5 से 8 चक्रों का अभ्यास करना है। और जब आप अभ्यास को कर रहे हैं तो जो आपने पहला अभ्यास हम सीखा था ये वाला, इसका जो दूसरा चरण था उसको इसके साथ जोड़ देंगे। तो पहला जो अभ्यास है आपका उसे कहते हैं हम लोग प्रारंभिक श्वसन क्रिया। तो प्रारंभिक श्वसन क्रिया का जो दूसरा चरण आपने किया उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ जोड़ दें। कैसे जोड़ेंगे? आप जब श्वास को अंदर भर रहे हैं बाईं नाक से तो आपने यहां पर 5 गिनती बोलनी है मन ही मन, और श्वास को जब आप दाईं नाक से बाहर को छोड़ेंगे तो 5 गिनती बोलेंगे मन ही मन। फिर वही प्रक्रिया जब वापस आ रहे हैं तब भी यही करना है कि श्वास दाईं नाक से लेंगे 5 गिनती बोलेंगे और बाईं नाक से छोड़ेंगे 5 गिनती बोलेंगे। तो इस तरह से आपको अभ्यास को करना है। अब जब यहाँ पे नाक को बंद करके नोस्ट्रल ब्रीदिंग जिसे हम कहते हैं नाड़ी शोधन को, तो ये वाली जो नोस्ट्रल ब्रीदिंग आपकी अच्छी होने लगे, नाक को बंद करके बेहतर होने लगे, तो इसमें आपने एक चरण को थोड़ा सा और बढ़ा देना है। तो नाड़ी शोधन के दूसरे चरण की ओर आप बढ़ेंगे तो उसमें आपके लिए अभ्यास किस तरह से होगा कि आप जब श्वास को ले रहे हैं तो आपकी गिनती है 5, जब श्वास को छोड़ रहे हैं तो आपकी गिनती हो जाएगी 10। यानी कि आपने श्वास को छोड़ते वक्त लेने की दुगनी गिनती को बोलना है। यदि 5 गिनती से श्वास ले रहे हैं तो 10 गिनती से आपने श्वास को छोड़ना है। इस तरह से आपका ये नाड़ी शोधन का दूसरे चरण का अभ्यास होगा। यदि 5 से 10 आपको ज़्यादा लगे तो आप 4 से 8 कर सकते हैं, यानी कि 4 पे लेंगे और 8 पे छोड़ेंगे। और यदि आप ज़्यादा कर सकते हैं तो 6 पे श्वास ले सकते हैं और 12 पे छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप गिनती को कम ज़्यादा करें। बस जो रेशो हमने बनाया है कि 5 यदि ले रहे हैं तो 10 छोड़ रहे हैं, फिर ऐसे ही 4 लेंगे तो 8 छोड़ेंगे, 6 लेंगे तो 12 छोड़ेंगे। तो इस तरह से आपका रेशो चल करके ये आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम का दूसरा चरण होगा। ये वाली स्थिति आपकी बेहतर होने लगे, आपको अच्छे लाभ यहां पर मिलने लगे, तो आप फिर तीसरे चरण की ओर बढ़ेंगे। तीसरे चरण में आपको क्या करना है? बाईं नाक से श्वास लेनी है 5 गिनती तक, फिर आपने दोनों नाक को बंद करके कुंभक लगाना है, यानी कि श्वास को अंदर रोक देना है। श्वास को रोकेंगे तब 5 गिनती बोलेंगे मन ही मन, और फिर 10 गिनती के साथ श्वास को छोड़ देंगे। हो सकता है शुरुआत में ये अभ्यास आपके लिए कठिन हो, परंतु जैसे जैसे आप अभ्यास को करेंगे और इससे पहले वाले जो चरण है उनके अभ्यास को आप एक बार अच्छे से कर लें ताकि वो स्थिति आसान हो जाए, तो ये स्थिति भी आपके लिए स्वतः ही सरल हो जाएगी। तो उनका अभ्यास जो पहले की स्थितियाँ हैं उनका अभ्यास आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। चलिए मैं आपको दोबारा से बतला देता हूँ कि आपने क्या करना है। बाईं नाक से श्वास लेंगे 5 गिनती,
फिर श्वास को रोकेंगे 5 गिनती, श्वास को छोड़ेंगे 10 गिनती के साथ, और जब वापस आ रहे हैं तब भी यही करेंगे। जैसे कि बाएं से दाएं में चला गया हूं, और फिर दाएं से जब मैं श्वास लूंगा तो 5 गिनती, रोकूंगा 5 गिनती, और फिर बाएं नाक से छोड़ूंगा तो 10 गिनती। अभ्यास हमेशा आपका बाईं नाक से शुरू होता है और वापस खत्म भी बाईं नाक को होता है। तो इस तरह से यदि आप अभ्यास करेंगे, आपके श्वास रोकने की जो प्रक्रिया है जैसे जैसे अच्छी होती रहेगी, बेहतर होती रहेगी, आपके फेफड़ों की मजबूती, उसकी ताकत भी उतनी ही ज़्यादा मजबूत और अच्छी होती हुई चली जाएगी। तो ये है आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम। मैं यहाँ पर आपको एक और प्राणायाम के बारे में बतलाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। पहले के दोनों प्राणायाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, अब ये वाला जो प्राणायाम है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। तो इस प्राणायाम को कहते हैं हम लोग यौगिक श्वसन क्रिया। ये प्राणायाम क्या करता है कि श्वास प्रश्वास लेने का जो तरीका होता है, यानी कि श्वास को अंदर भरने का और बाहर छोड़ने का जो तरीका होता है, उसमें सुधार लाता है और आपके लंग्स की, आपके फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। चलिए जानते हैं किस तरह से करते हैं इस अभ्यास को। इस अभ्यास को आपको शुरुआत में लेट करके करना चाहिए। लेट करके करने से ये अभ्यास और भी आसानी से समझ में आता है। हालांकि इसे हम लोग बैठ के भी करते हैं। लेट करके यहाँ पर शुरुआत में जो प्रारंभिक अभ्यास है उन्हें लेट करके ही करना चाहिए। पैरों को मैंने खोल दिया है। इस तरह से स्थिति बनने के बाद आपने अपने एक हाथ को अपने नाभि के ऊपर रख लें, जैसे कि जो राइट हैंडेड है वो नाभि के ऊपर रख लें और दूसरे हाथ को आप अपने हृदय के ऊपर रख लें। आपको पूरा का पूरा ध्यान अपने श्वास को पेट पे लाने पे लगाना है। मुझे ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे, उसके बाद चाहे आप अभ्यास को, इस वीडियो को दोबारा से ला करके अभ्यास को मेरे साथ दोहरा सकते हैं। तो यहाँ पर पेट में हाथ आने के बाद हथेली से हल्का सा दबाव पेट की तरफ बनाएंगे और फिर आपको आंखों को बंद करके लंबा धीमा गहरा श्वास नाक के द्वारा पेट तक लाना है। और जैसे जैसे श्वास अंदर आएगी वैसे वैसे पेट आपका फैलेगा और फूलेगा। एक गुब्बारे की तरह ये फूलता चला जाता है, इस तरह से। और फिर श्वास को छोड़ते हुए यही फूला हुआ आपका जो पेट है ये धीरे 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 नीचे की तरफ आता रहता है और फिर सिकुड़ करके अंदर की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से ये अभ्यास आपका लगातार पेट के द्वारा चलता रहता है। दोस्तों, जब आप श्वास भरेंगे तो हो सकता है आपका पेट मेरे बराबर इतना बाहर ना आए, आपका पेट लगभग इतना आ जाए, यानी कि थोड़ा सा बाहर आए। तो आपको क्या करना है कि श्वास को फोर्सफुली, शुरुआत में अभ्यास को क्या करते हैं हम, श्वास को फोर्सफुली अंदर को भरते हैं, जितना खींच सकते हैं खींचेंगे और फिर पेट को अंदर से, जो पेट की जो एब्डोमिनल वॉल है, जो पेट की अंदर की, उसकी तरफ से आपने पेट को ऊपर की तरफ को धक्का मारना है ताकि पेट आपका फूलने लगे। तो जो आपकी एब्डोमिनल वॉल है अंदर की तरफ से, वहां से आपने पेट में अंदर की तरफ से धक्का मारना है ताकि पेट आपका अच्छे से फूलने लगे। तो इस तरह से यदि आप श्वास लेते हैं तो ये आपके श्वास की कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाने लगता है। शुरुआत में आपको हो सकता है थोड़ा अभ्यास को करने में दिक्कत आएगी, एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, परंतु जैसे जैसे आपका अभ्यास अच्छा होता रहेगा आपकी ये दिक्कतें सभी चली जाएंगी और आपका अभ्यास भी और भी बेहतर होने लगेगा और आपको इस अभ्यास का प्रभाव बहुत अच्छा अपने फेफड़ों पे, आपकी जो आम जिंदगी है, दौड़ना भागना कूदना, उसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले पेट से श्वास लेनी है। इसी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को हम लोग डायफ्रामिक ब्रीदिंग भी कहते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं, और सामान्य जो हमारा योग की परंपरा है उसमें हम इसे यौगिक ब्रीदिंग कहते हैं। तो यहाँ पर पेट से श्वास पूर्ण होने के बाद इसी यौगिक ब्रीदिंग को आगे बढ़ाते हुए हम हाथों को बदल देंगे, यानी कि जो आपका एक्टिव हैंड है वो आपके हृदय पे आ जाएगा और दूसरा हाथ जो है वो आपके पेट के ऊपर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर आपने श्वास को नाक से लेकर के अपने हृदय पे लेके आना है और हृदय को जितना हो सकता है, जैसे हमने पेट को किया था ऐसे ही हृदय को जितना हो सकता है ऊपर को फुलाएंगे और बाहर को फैलाएंगे। तो यहाँ श्वास भरेंगे और हृदय जितना हो सकता है आपका ऊपर की तरफ को उठेगा और फैलेगा और श्वास को छोड़ेंगे।
हृदय की तरफ भी जैसे पेट में मैंने आपको बोला था कि शुरू में हो सकता है कि आपको फोर्सफुली श्वास को लंबा गहरा लेना पड़े और आपको जानबूझ करके अपने अपने जो रिब केज है, आपकी पसली है, उसको ऐसे फैलाना पड़े उठा करके हल्का सा पीठ को। तो शुरुआत में होता है, परंतु धीरे धीरे फिर आपको ये सब करना नहीं पड़ता है, श्वास अपने आप लंबी धीमी गहरी हो जाती है। तो इस तरह से आपको अपने हृदय से श्वास और प्रश्वास लेनी है। इसे हम लोग थोरेसिक ब्रीदिंग के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर तीसरी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया आती है पेट और हृदय के बाद तीसरा नंबर आता है हमारे कंधों का। हालांकि कंधों की जो श्वास है ये हमारे हृदय की श्वास से जुड़ी होती है, यानी कि पहले श्वास आपके हृदय तक आएगा, हृदय फैलेगा फूलेगा, उसके बाद आपको श्वास को थोड़ा और उठा करके ऊपर की तरफ को भरना है, ताकि ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये जो आपके गले वाली जो हड्डी होती है, कॉलर बोन जिसे कहते हैं, कॉलर वाली, यहां तक आपकी श्वास भरेगी और कंधे भी हल्के हल्के से ऊपर को उठेंगे। तो ये आपकी कंधे वाली जो श्वास है ये पूर्ण होगी। इसे हम लोग क्लाविकुलर ब्रीदिंग भी कहते हैं। और श्वास को जब आप छोड़ेंगे तो श्वास को बाहर कहां से निकालना, कंधे की तरफ से बाहर निकालेंगे और फिर हृदय की तरफ से बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से आपकी ये क्लाविकुलर ब्रीदिंग भी पूर्ण हो जाएगी। प्रत्येक जगह पर श्वास को आपने कम से कम 6 से 8 बार लेना है। तो पहले 6 से 8 बार पेट से लें, फिर 6 से 8 बार हृदय से लें और फिर 6 से 8 बार कंधों से लें। अब हाथों को इस तरह से जैसे हमने पहले रखा था ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर जैसे आप पेट से श्वास ले रहे हैं तो दोनों हाथों को पेट पर रखें और हल्का सा हाथों से दबाव बनाएं, ताकि आप हाथ को महसूस कर सके, वजन को महसूस करें, और पेट को जब फुला रहे हैं तो हाथ को धक्का मारें पेट से, इस तरह से। और फिर आप चाहें तो जब हृदय से श्वास ले रहे हैं दोनों हाथों को हृदय के ऊपर रख लें। आप श्वास जब आप कंधों से ले रहे हैं तो दोनों हाथों को इस तरह से कंधों के ऊपर रख लें। हालांकि हो सकता है आपकी कोहनी उठ जाए, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये अभ्यास की 3 स्थितियां होती हैं। 3 स्थितियों का आपने खूब अच्छे तरीके से अभ्यास करना है, और अभ्यास जैसे जैसे अच्छा होगा आपका लाभ भी उतना बढ़ता चला जाएगा। यहां भी आप चाहें तो जैसे आपने पहले के 2 अभ्यास में क्या किया था, गिनती को बोला था, तो वही बाद में जब ये अभ्यास आपका अच्छा होने लगे 8-10 दिन बाद, 15 दिन बाद या महीने भर बाद, फिर आपने गिनती को भी जोड़ सकते हैं। श्वास को लेते वक्त 5, छोड़ते वक्त 5, फिर बढ़ा करके श्वास को लेते वक्त 5 और छोड़ते हुए 10 गिनती। तो इस तरह से ये आपने यौगिक श्वसन क्रिया का अभ्यास करना है। इस अभ्यास को भी प्रतिदिन करें। यह अभ्यास सिर्फ आपके फेफड़ों को ही मजबूत नहीं करेगा। यौगिक श्वसन क्रिया का जो अभ्यास है ये मन मस्तिष्क में शांति लेके आता है, ऊर्जाओं में सामंजस्यता को स्थापित करता है। हमारी ऊर्जा जो एक्सट्रोवर्टेड है, इंट्रोवर्टेड होती है, उनके बीच में जो दूरी बनी रहती है कि ज़्यादातर लोग या तो एक्सट्रोवर्टेड हो जाते हैं या फिर ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हो जाते हैं, तो इस दूरी को ये कम करता है और इन ऊर्जाओं को समान बना के रखता है, क्योंकि दोनों ही ऊर्जा महत्वपूर्ण है। यदि दोनों ही ऊर्जा किसी भी एक डायरेक्शन में ज़्यादा बढ़ने लगती है तो हमें विकार आने लगते हैं। तो उन विकारों को खत्म करने के लिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इत्यादि को खत्म करने के लिए ये प्राणायाम बहुत बेहतर होता है। और लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आप अभ्यास के साथ ही से महसूस कर पाएंगे। जब अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, उसके बाद श्वास आपकी और हल्की हो जाएगी। तो ये लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो ये था हमारा प्राणायाम का अभ्यास। इन अभ्यासों को प्रतिदिन करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। अब मैं उन आसनों को बतलाऊंगा जो आपको श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लाभकारी होंगे, साथ ही साथ आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाएंगे और उसकी मजबूती को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला अभ्यास है हमारा गौ मार्जरी आसन। गौ मार्जरी आसन के लिए आपने इस तरह से स्थिति बनानी होती है कि हाथ आपके कंधे के समानांतर पे और घुटने कूल्हे के समानांतर पे खुले रहते हैं। फिर यहां से श्वास को भरते हुए आप अपने कूल्हों को इस तरह से ऊपर उठाते हैं। कूल्हे की जो नीचे की पूंछ वाली जो हड्डी होती है, इसे टेलबोन कहते हैं, उसे आपने ऊपर उठाना होता है। पेट और हृदय को नीचे को लेके जाते हैं और सिर को ऊपर लेके जाते हैं। यह है आपकी स्थिति गौ की। और फिर यहां से हम लोग मार्जरी की स्थिति के लिए सिर को नीचे लाते हैं, हृदय को अंदर लेके जाते हैं। अब मेरे कूल्हे की तरफ ध्यान देंगे, मैं इसे गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ लेके जा रहा हूं, यानी कि जो हमारी पूंछ वाली हड्डी थी टेलबोन, उसे मैंने टक कर लिया, यानी कि अंदर की तरफ को खींच लिया है और पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर को उठा लिया है। तो ये है मार्जरी की स्थिति। अब इसी अभ्यास को आपने दोहराते रहना है गत्यात्मक रूप में, जो कि कुछ इस तरह से लगेगा।
तो ये है गौ मार्जरी आसन का अभ्यास। इस अभ्यास को आपने कम से कम 8 से 10 बार करना है। यह अभ्यास आपके फेफड़ों की क्षमता को भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ मेरुदंड में लचीलेपन और मजबूती को भी बढ़ाएगा। तो आपको अन्य लाभ भी इसके साथ साथ पे मिलने लगेंगे। इसके बाद आप अभ्यास कर सकते हैं उत्थित बालासन का। उत्थित बालासन की स्थिति में जैसे हमारी पहली स्थिति वहीं तक आप आकर के रुकेंगे, फिर हाथों को इस तरह से हम लोग खींच लेते हैं और पीठ पे अच्छा सा खिंचाव देते हुए अपने हृदय को, चेस्ट को भूमि की तरफ ले जाने का प्रयास करें। जो आपकी योग मैट है उसकी तरफ लेके जाएंगे और फिर अंत में माथे को या फिर थोड़ी को जमीन से लगाएंगे। इस तरह से स्थिति आपकी बनी रहेगी। यहाँ पर स्थिति पे आने के बाद आपको लगभग 15 से 30 सेकेंड रुकना है और फिर धीरे धीरे वापस आना है। तो यह है आपका दूसरा आसन। इसके बाद आप कर सकते हैं वज्रासन, यानी कि इस तरह से वज्रासन की स्थिति बनती है। पैरों पे इस तरह से आपने बैठना है, घुटने के ऊपर आ करके, और कूल्हे आपने एड़ी के ऊपर रखने हैं। फिर यहाँ से आपने हाथों को पीछे लेके जाना है। हम हाथों को इस तरह से पीछे लेके जाते हैं, हाथों पे खिंचाव देते हैं और हृदय को ऊपर की तरफ उठाते चले जाते हैं और ऊपर को देखते हैं। जितना हो सकता है हाथों को पीछे को खींचेंगे और हृदय को उठाएंगे। यदि आपकी उंगली नहीं बच पाती है दोस्तों, तो आपने हाथों के बीच में कोई रुमाल, चुन्नी, कपड़ा इत्यादि रख लेना है और फिर हाथों को खींचना है। तो इस तरह से आप हृदय को ऊपर को उठाएंगे, यानी कि चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। तो ये आपकी चेस्ट कैविटी को बढ़ा देगा, जिससे आपकी श्वास की प्रक्रिया बेहतर होने लगेगी। फिर यहाँ से धीरे धीरे कंधों को ढीला छोड़ देंगे। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला अभ्यास है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आप पीठ के बल इस तरह से लेट जाते हैं, पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे हैं, कूल्हे को गोल घुमाते हुए जमीन की तरफ लगाना होता है। हथेली आपके हृदय के ऊपर वाले हिस्से पे आएगी, उंगलियों को अच्छे से फैलाते हैं। फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हम हृदय को उठाते हैं, कंधों को पीछे और नीचे लेके जाते हैं। तो इस तरह से भुजंगासन की आपकी स्थिति दिखलाई पड़ती है। यहां से आप कर सकते हैं त्रियक भुजंगासन का अभ्यास। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने शरीर को बाईं तरफ मैंने मोड़ा है, यहाँ पे आप दाईं तरफ से चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं और फिर पीछे एड़ी की तरफ देखेंगे। श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ पलटेंगे और यही प्रक्रिया को दूसरी तरफ से करेंगे। तो इसी तरह से इस अभ्यास को आप 6 से 8 बार कर सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भुजंगासन के बाद आपका अगला अभ्यास आता है धनुरासन का। धनुरासन में आपने इस तरह से अपने टखनों को पकड़ लेना है, एक एक करके। टखनों को पकड़ने के बाद माथे को नीचे लेके जाएंगे, फिर श्वास को भरते हुए धीरे से पैरों को, घुटनों को ऊपर उठाएंगे, हृदय को ऊपर उठाएंगे। तो ये है आपकी धनुरासन की स्थिति। कुछ क्षण यहाँ पर रुकें और फिर धीरे से वापस आ जाएं। प्रयास करें कि लगभग 10 से 15, 20 या फिर 30 सेकंड तक अगर आप रुक सकते हैं तो रुकें और फिर वापस आ जाएं और इसी स्थिति को एक बार और दोहरा दें। यहां तक स्थिति पूर्ण होने के बाद आपको एक बार बालासन में जरूर जाना है, ताकि पीठ पे अच्छा सा खिंचाव आकर के जो अभी इन दो आसनों से थोड़ा बहुत आपको दबाव महसूस हुआ होगा वो चला जाएगा और आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। यानी कि इसके लिए आपने क्या करना है, पैरों के अंगूठों को मिला लेंगे, घुटनों को इस तरह से फैला लें और फिर हाथों को खींचते हुए मेरुदंड पे खिंचाव दें और माथे को जमीन की ओर लेके जाएं। कुछ क्षण यहाँ पर इस स्थिति में रुकेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका निरंतर चलता रहेगा। तो यह है हमारा बालासन। बालासन का अभ्यास मन मस्तिष्क को शांत करने वाला होता है। हालांकि इसका जो अभ्यास हमने किया ये भुजंगासन और धनुरासन के बाद पीठ को आराम देने के लिए किया। भुजंगासन और धनुरासन का जो हमारा अभ्यास है ये आपके पीठ को मजबूत करता है, मेरुदंड को ऊर्जावान बनाता है। यदि आपके मेरुदंड में ऊर्जा बहेगी तो आपकी जो नाड़ियां हैं, नर्व्स हैं, वो अपना कार्य अच्छे से करेगी, जिससे आपका मन स्थिर होने लगेगा, शांत होने लगेगा। मन स्थिर होता है तो नेचुरली आप स्वाभाविक रूप से ही आपका श्वास लंबा, धीमा, गहरा होने लगता है। जैसे कि आप जब बहुत रिलैक्स होते हैं, शांत अवस्था में होते हैं तो आप लंबी श्वास लेते हैं। सोने से पहले भी आप ये प्रक्रिया करते हैं क्योंकि उस समय आप सारी चिंताओं से मुक्त होते हैं। तो ये अभ्यास आपको चिंताओं से मुक्त करता है और शांति की ओर लेके जाता है। बालासन भी आपको शांति की ओर लेके जाता है, तो इससे आपकी श्वास और भी बेहतर होने लगती है। इसके बाद अगला जो अभ्यास है जिसे आप कर सकते हैं वो है ऊष्टासन का।
उष्ट्रासन की जो सामान्य स्थिति है जो हर बिगिनर कर सकता है वो है अर्ध उष्ट्रासन। इस तरह से घुटनों के बल आना है और घुटनों को कूल्हे के समानांतर पे खोलना है, पंजों को खींचेंगे और दबाएंगे। फिर हाथ को कमर में रख करके शरीर को ऊपर की तरफ को उठाते हुए, मेरुदंड को ऊपर को उठाते हुए, हृदय को ऊपर की तरफ को खींचते हुए आपने पीछे की तरफ झुकना है। जितना झुक सकते हैं आराम से इस तरह से झुकेंगे। यह है हमारे अर्ध उष्ट्रासन की स्थिति। यदि गर्दन थके तो सामने को देखें। और पूर्ण उष्ट्रासन के लिए आपने अपने एड़ी पे रख सकते हैं या फिर टखनों पे रख सकते हैं। एक हाथ जाएगा, चाहे आप एक हाथ की स्थिति पे आके रुक लें या फिर दूसरे हाथ को पीछे ले जा करके आप इस तरह से अपने दोनों तरफ से पैर को पकड़ सकते हैं और हृदय को उठा लें। तो जो भी स्थिति आपके लिए बन पड़ती है उनमें से एक स्थिति को चुन लें। उष्ट्रासन के बाद फिर से आपने कोई आगे को झुकने वाला आसन जरूर करना है। तो आप चाहें तो बैठ करके आगे झुकने वाला कर लें, आप चाहें तो खड़े होकर के आगे झुकने वाला कर लें। आगे को झुकने वाले आसन जो होते हैं वो ऊर्जाओं को शांत करते हैं और मन को भी शांत करते हैं। जो पीछे को झुकने वाले जो आसन होते हैं वो ऊर्जा में सक्रियता लाते हैं और मन में जागृता लाते हैं, परंतु वो आपके आंतरिक अंगों में शांति को पहुंचाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके फेफड़ों को एक रिलैक्सेशन की फीलिंग मिलेगी, जिससे आपकी श्वास धीमी और गहरी होती चली जाएगी, तो इसका आपको लाभ मिलेगा। तो उष्ट्रासन के बाद आप कर सकते हैं सेतु बंधासन का अभ्यास। सेतु बंधासन भी पीठ वाली स्थिति है। तो आपको यहाँ पे पहले नीचे योग मैट पे लेट जाना है पीठ के बल, और फिर यहाँ से आपने एड़ी को थोड़ा सा कूल्हे के पास लाना है और कूल्हे के समानांतर पे खोल करके एकदम से सीधा रखना है, पंजों को तिरछा नहीं होने देना है। हथेली शरीर के बगल पर रहेगी। श्वास को भरते हुए कूल्हों को ऊपर उठाएंगे इस तरह से। उंगली को पीठ के पीछे बांधने का प्रयास करेंगे, हाथों को खींचते हुए फिर हृदय को ऊपर को उठाएंगे। आप चाहें तो यहां पर कोहनी को मोड़ करके हाथ से कूल्हे के नीचे पे सहारा दे सकते हैं और कूल्हों को और भी ऊपर उठा सकते हैं। अब इस स्थिति में आकर के रुकेंगे, लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास लेंगे। ज्यादातर लोगों का स्वाभाविक रूप से इस आसन में श्वास पेट की तरफ से आने लगता है। तो इस तरह से आपकी श्वास प्रश्वास की जो स्थिति है वो पेट से होने लगती है। यहां पर आप लगभग 4 से 6 से 8 श्वास ले सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वापस नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद पीठ पे एक अच्छा सा खिंचाव देंगे। उसके लिए आपने घुटनों को मोड़ करके हृदय के पास में लाना है और फिर घुटनों को अपनी तरफ खींचना है ताकि पीठ की तरफ अच्छा सा खिंचाव आ जाए। ये था हमारा सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के साथ साथ आप इसके बाद या इससे पहले सर्वांगासन या विपरीत करनी भी कर सकते हैं और उसका आपको और भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सर्वांगासन और विपरीत करने की अवस्था जो होती है उसमें हमारे पैर पूरे ऊपर की तरफ को चले जाते हैं। मैं आपको स्थिति दिखला देता हूं। यहां से मैंने पैरों को उठाया, पीठ के पीछे सहारा दिया और सीधा किया। यह स्थिति है विपरीत करने की, जिसे कुछ लोग अर्ध सर्वांगासन भी कहते हैं। और फिर पूर्ण में जाने के लिए यहीं से मैं अपने पंजों को खींचूंगा, इस सहारे को पीठ के मध्य पे लाऊंगा और इस तरह से उठ जाऊंगा। तो ये हमारी पूर्ण स्थिति हो गई। तो इनमें से कोई भी एक स्थिति बना लें जो आप अपने शरीर के अनुसार बना सकते हैं और फिर यहां पर आकर के रुकेंगे, स्थिति का आनंद लेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। सर्वांगासन या फिर विपरीत करने की जो स्थिति होती है, इसमें हमारे शरीर का जो रक्त है वो मस्तिष्क की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे मस्तिष्क सक्रिय भी होता है और शांत भी होता है। हमारे मस्तिष्क को ज़्यादा से ज़्यादा पोषण मिलता है और हृदय को मस्तिष्क की तरफ रक्त पहुंचाने के लिए ज़्यादा कार्य भी नहीं करना पड़ता है, तो आपका हृदय भी शांत होता है। इसके अलावा जब आप इस स्थिति में श्वास लेते हैं तो शुरुआत में कुछ लोगों को इस स्थिति में श्वास लेने में तकलीफ आती है, क्योंकि आपके जो फेफड़े हैं वो उल्टे हो गए हैं। परंतु इसका एक फायदा होता है, यदि आप प्राणायाम आपने अच्छे से पहले अभ्यास किया है और उसके बाद आप सर्वांगासन में आकर के श्वास और प्रश्वास को लंबा गहरा ले रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आपके फेफड़े फैल पाएं तो जब आप इससे वापस आएंगे तो श्वास आपको और भी आसान लगने लगेगी अपने शरीर पर।
तो इस तरह से आपको इसका एक फ़ायदा मिलने लगता है। इसके अलावा आपकी जो स्थिति है फेफड़ों की वो भी उल्टी हो जाती है और आपके जो पसलियाँ हैं जो फेफड़ों को घेरे हुए हैं उनकी स्थिति भी थोड़ा सा बदल जाती है। तो उसमें फैलाव जो है वो थोड़ा सा बदलने लगता है। और ऐसी स्थिति में जैसे कि हम सामान्य जब हम बैठते हैं तो यहाँ पर जो फेफड़ों का फैलाव है और या पसलियों का फैलाव आप कह सकते हैं बहुत बहुत आसान होता है कि पसलियाँ हर तरफ से फैल सकती है। यहाँ पर जब हम लोग आते हैं इस स्थिति में तो पसलियाँ अंदर दबने लगती हैं। यदि यहाँ पर अगर आपका श्वास चल सकता है और आप लंबा श्वास ले पाते हैं और कुछ क्षण रुकने के बाद जब वापस आते हैं तो जब सामान्य स्थिति में आप आकर के बैठते हैं या कुछ करते हैं तो श्वास आपको ज़्यादा बेहतर लगता है। ये कुछ इस तरह से होता है कि जैसे आपने पहले 5 किलो का वजन उठाया, आपको भारी लगा, फिर आपने 10 किलो का वजन उठाया और उसको कुछ देर तक उठाए रखा और उसको फिर रखा और फिर 5 किलो का वजन उठाया तो आपको 5 किलो का वजन हल्का लगेगा। तो इस तरह से ये प्रक्रिया आपको बहुत ही राहत देती है और अभ्यास को और भी बेहतर बनाती है। तो सर्वांगासन का आप अभ्यास कर सकते हैं। सर्वांगासन के बाद अगला आसन है आपका मत्स्यासन। मत्स्यासन भी हमारे जो पहला एक आसन हमने किया था वज्रासन से उसी की तरह है। ये आपके चेस्ट कैविटी को बढ़ा देता है और श्वास की प्रक्रिया को और भी बेहतर बनाता है। तो उसके लिए आपने अपने हथेली को कूल्हे के नीचे इस तरह से रखना है और कोने को शरीर के अंदर लेके आ जाए। पैरों को सीधा यहाँ पर करते हैं और शरीर को उठाते हुए फिर हृदय को ऊपर लेके जाते हैं, कंधों को पीछे और फिर धीरे धीरे सिर को पीछे और नीचे लेके जाते हैं। तो ये स्थिति हमारी बनती है मत्स्यासन की। मत्स्यासन की स्थिति में हमारा हृदय यानी कि हमारी चेस्ट वाला जो हिस्सा है वो ऊपर को उठता है। इस स्थिति में श्वास आपके पेट से होती है परंतु यहाँ पर सक्रियता आपके हृदय और आपके पसलियों की तरफ बढ़ने लगती है। पसलियों में फैलाव आता है। कुछ क्षण यहाँ पर भी रुकेंगे और उसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। जब आप मत्स्यासन में होंगे तो मत्स्यासन को आपने कम से कम 30 सेकंड जरूर रोकना है और इसी स्थिति को बढ़ा करके आप 1, 1.5, 2 मिनट तक भी रोक सकते हैं। मत्स्यासन की जो अपनी विशेषता होती है वो है हार्मोनल बैलेंस। खासकर हमारे गले से जुड़ी हुई जो ग्रंथि है हमारी थायराइड, ये उसके कार्य को बेहतर बना देता है। इसके अलावा ये पेट के आंतरिक अंगों में भी खिंचाव देता है। इवन जो हमारी किडनी से जुड़ी हुई जो ग्रंथि है उसके कार्यों को भी बेहतर बनाता है। हार्मोन्स को बैलेंस करता है, मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। और जब आपके आंतरिक जो ग्रंथियां हैं वो अच्छे से काम करने लगती है तो मन ज़्यादा स्थायी और शांत रहता है। ऐसे में आपकी श्वास, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जब मन शांत हो जाता है तो श्वास स्वतः ही, आपकी जो श्वास है वो स्वतः ही लंबी, धीमी, गहरी हो जाती है। तो मत्स्यासन का अभ्यास भी जरूर करें। तो यहाँ तक आपका अभ्यास जब हो जाए तो अंत में आपको बैठ करके एक ट्विस्ट जरूर कर लेना चाहिए। अब ट्विस्ट की यदि मैं बात करूं तो भारद्वाजासन ट्विस्ट बहुत ही लाभकारी है। आसान सी स्थिति होती है। पहले आपको इस तरह से घुटनों के बल आकर के बैठना होता है। फिर यहाँ से पंजों को अपने बाईं तरफ बाहर को निकाल देंगे। पंजे एक के ऊपर एक आ जाएंगे और फिर यहाँ से आपने बाएं हाथ को दाएं जंघा के ऊपर रखना है। दाएं हाथ को पीछे लेके जाएंगे, सीधा उंगलियों को सीधा खड़ा करेंगे, पीछे वाले हाथ की उंगलियों को दबाएंगे, मेरुदंड को ऊपर उठाएंगे जितना उठा सकते हैं, श्वास को भरेंगे, हृदय को उठा रहे हैं हम, यहाँ पर फैला रहे हैं हृदय को और श्वास को छोड़ते हुए और हृदय को फैलाते हुए हृदय को पीछे की तरफ पलटते चले जाएंगे और धीरे धीरे सिर को भी पीछे लेके जाएंगे। तो इस तरह से भारद्वाजासन की स्थिति में आकर के एक बार मेरुदंड को जरूर घुमाएं, ट्विस्ट जरूर करें और फिर धीरे से वापस आ जाएं। देखिए यहाँ पर आपको ट्विस्ट का तो फायदा पूरा का पूरा मिलेगा ही। बाकी जो भी आपने आसन किए थे ये उन आसनों की जो स्थिति में हल्का फुल्का दबाव आपके पीठ में आया होगा तो उनको ठीक कर देगा और आपको आपके पूरे अभ्यास का जो लाभ है उसको ये बढ़ा देगा। चलिए इसी को ही दूसरी तरफ से आप दोहराते हैं जिसमें आपके पैर दाईं तरफ चले जाते हैं, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर आ रहा है, यहाँ पे दायां हाथ बाईं जंघा के बाहर पे, बायां हाथ हमारा पीछे जाता है, उंगली को खड़ा करके रखना है। फिर मैं बाईं उंगली को दबाऊंगा, मेरुदंड को ऊपर को उठाऊंगा, श्वास को लंबा भरूंगा और श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ से बाईं जंघा पे दबाव बनाऊंगा और शरीर को धीरे धीरे पीछे को पलटते चले जाऊंगा और सिर को भी पीछे लेके जाऊंगा। हृदय को आपने जितना हो सकता है उठा के रखना है और फिर पीछे को लेके जाना है। इस तरह से यदि आप अभ्यास करेंगे तो ये अभ्यास भी आपके चेस्ट कैविटी को बढ़ा देगा। आपकी जो मांसपेशियां हैं, जो आपके
पसलियों के साथ, रिब केज के साथ जो जुड़ी हुई इंटरकोस्टल मसल्स, उनमें फैलाव लेके आएगा। आपके बगल की पसलियों फैलाव लाएगा, पीठ की पसलियों फैलाव लाएगा, तो आपकी श्वसन प्रक्रिया स्वतः ही बेहतर होने लगेगी। तो ये सारा अभ्यास था हमारा श्वास को बेहतर बनाने के लिए, फेफड़ों को स्वस्थ करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, और जो फेफड़ों संबंधी हमें आए दिन जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए। यदि आप इस पूरी श्रृंखला का अभ्यास प्रतिदिन कर पाते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको काफ़ी अंतर महसूस होगा। यदि आपके पास ज़्यादा समय नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। मैंने आपको 3 विशेष प्राणायाम बताए हैं, तीनों प्राणायाम का अभ्यास करें और फिर आप देखें कि हफ्ते 10 दिन में आपको काफ़ी अंतर महसूस होने लग जाएगा। और यदि आप पूरी श्रृंखला का अभ्यास कर पाते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। आप इस श्रृंखला को इस तरह से भी कर सकते हैं कि प्राणायाम सुबह कर लें, और वैसे भी प्राणायाम का जो विशेष समय होता है वो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, यानी कि सूर्योदय से पहले का। तो सूर्योदय से पहले करेंगे तो सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होंगे, उसके बाद करेंगे फिर भी लाभ प्राप्त होंगे, परंतु वो जो लाभ होते हैं सूर्योदय से पहले वाले वो आपको नहीं मिल पाएंगे। और प्राणायाम को भोजन के बाद नहीं किया जाता, कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो आप प्राणायाम को सुबह कर सकते हैं और आसनों को शाम को कर सकते हैं, या फिर एक दिन प्राणायाम और एक दिन आसन, इस तरह से करके भी आप इस श्रृंखला को कर सकते हैं। और यदि आपके पास पूरा समय हो तो पूर्ण श्रृंखला को करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। इसी के साथ करता हूँ मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।